स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के जो हिस्ट्री है सिलेबस चल रहा था उनका आज चैप्टर 3 करेंगे हम, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो देखेंगे इस चैप्टर में है क्या 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 है इम्पोर्टेंट आपके लिए। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन की तरह ले रखा है कि आपको आसानी से समझ आ जाए और पेपर में आप आंसर जो है अच्छे से लिख सके। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन पद्धति है उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नगर नियोजन पद्धति जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है बहुत बार रिपीट हुआ है और यही आते हैं क्वेश्चन ऐसे ही। तो देखेंगे इसकी नगर नियोजन पद्धति कैसी थी। तो परिचय पहले देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता पहले भूमिका बनाएंगे उसकी। तो हड़प्पा सभ्यता जिसकी खोज जो है आप सबको पता होगा, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, उसकी खोज राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। और इसकी खोज को भी लेकर जो है कई जगह लिखा रहता है 1921 और कई जगह लिखा रहता है 1922। तो आप 1921-22 ईसा पूर्व में लिख सकते हैं कि दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। तथा ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को कई नामों से पुकारा जाता है, जिनमें से एक है सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसे इसलिए कही जाती है क्योंकि क्या ये सिंधु नदी है उसके जो है आसपास ये सभ्यता बसी थी, तो इस कारण जो है इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कांस्य युग। तथा इसे कांस्य युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग के जो लोग थे पीतल व तांबे को मिलाकर कांस्य का प्रयोग करना सीखा था इन्होंने, इसी कारण जो है इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। तो दो नामों इधर देखा आपने, 2-3 नाम है। एक हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम है? हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम है इसका क्योंकि वहाँ पर एक जगह है हड़प्पा, उसी के नाम से यहाँ इसका जो नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युग कहा जाता है। और इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें तो हम इसकी भौगोलिक स्थिति का विस्तार जो है लगभग 12,96,600 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल माना जाता है जो 12,96,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। और ये भारत के राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश का कुछ भाग व पाकिस्तान, बलूचिस्तान आदि स्थानों पर इस सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो ये नाम है, भारत में जो है ये जगह है, यहाँ पर जो है इसके अवशेष पाए गए हैं यहाँ पर। और पाकिस्तान भी है जहाँ पे पाए गए हैं, पाकिस्तान हो गया आपका, बलूचिस्तान हो गया। तो इन जगह पर भी क्या है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। इससे हम जो है इन जो अवशेष पाए गए हैं उन्हीं से हम जो है हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक जो विस्तार है उसका अनुमान लगाते हैं कि इतना था। आगे चलते हैं। इस सभ्यता का काल जो है लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है तथा इसकी नगर नियोजन पद्धति जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थी। इस सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति जो थी वो 2 प्रकार की थी। तो ये आपकी थी एक भूमिका में आपको इसके नाम की और इसका जो है एक काल बताना है और इसकी कुछ भौगोलिक जो स्थिति है, भौगोलिक विशेषता वो बता देनी है। अब चलते हैं इनकी जो मेन है आपका नगर नियोजन पद्धति। नगर नियोजन पद्धति में आता है सबसे पहले दुर्ग। तो दुर्ग में कई सारे पॉइंट है दिखते। दुर्ग का ही पहला पॉइंट है गृह निर्माण पद्धति। जो दुर्ग में था, दुर्ग में जो भी घर मिले हैं वे किले बंद थे, यानी जो भी घर वहाँ मिले उनको किले बंद कर रखा था। और घर बनने से पहले क्या थी, एक नींव रखी जाती थी, फिर जो है घर बनाया जाता था। फिर घर बनाया जाता था। घरों में आंगन भी होते थे, जैसे आजकल भी आप देखते हो आपके जो आंगन हुआ करते। तो हड़प्पा सभ्यता में भी क्या था, घर बनाया जाता था, नींव रखी जाती थी और घरों में आंगन भी होते थे। आंगन बनाने के बाद जो है घर उसके अगल बगल कमरे बनाए जाते थे तथा दुर्ग में लगभग सभी घर आयताकार व एक जैसे बने होते थे। ये याद रखना आप, आयताकार। दुर्ग में जो भी घर बने होते थे वो आयताकार व एक जैसे बने होते थे। और इसकी बात करें तो इनकी एक सड़क नालियों के बारे में बात करेंगे इसमें।
और सड़कों के बारे में। स्नानागार सड़कों की नालियों से चिपके हुए रहते थे ताकि घरों का जो गंदा पानी है आसानी से बाहर निकल जाए, तथा घरों के अंदर कुआं होता था ताकि बाहर की जो गंदगी होती थी वो अंदर ना आ सके। दुर्ग के घरों में दीवारों पर रोशनदान होती थी ताकि बाहर की रोशनी अंदर आ सके। ये रोशनदान बाहर सड़क वाली दीवार पर नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि कोई बाहर का व्यक्ति है वहाँ से जो ताका झांकी है वो ना कर सके। और अगर होती भी थी बाहर खिड़की, रोड साइड मतलब सड़क किनारे आपका दीवार है उसमें खिड़की बनाएंगे तो कोई देखेगा, तो इसीलिए वो है बनाते नहीं थे। और बनाते भी थे तो वो ऊंचाई पर बनाते ताकि कोई देख ना पाए। तो रोशनदान के बारे में था इसमें कुछ। तथा हमें यहाँ पर है, तथा हमें दुर्ग में कुछ 2 मंजिला इमारतें भी मिली है जिसे बनाने के लिए चूना पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, तथा ये लोग घर में 2 दरवाजे का भी इस्तेमाल करते थे, तथा घर में जो भी आंगन थे वहाँ वे पेड़ पौधे लगाते थे। तो यहाँ था कि वह घर का जो गंदा पानी था वो कैसे निकालते थे, और इनके रोशनदान के बारे में था, खिड़कियों के बारे में था, और इनके जो घर है आंगन के बारे में था। और वे आंगन हुआ करते थे उनके, तो वहाँ पर वह क्या है कुछ पेड़ फूल पौधे लगा दिया करते थे। नेक्स्ट है आपका जल निकासी पद्धति। मैंने जल निकासी पद्धति ऊपर भी आया पहले में, लेकिन उसको मैंने सही से एक्सप्लेन इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे है दूसरा पॉइंट। हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग में स्थित जल निकास पद्धति जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपको पता ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी पद्धति है वो हम देखें तो आज के समय में भी यही है जल निकासी पद्धति। जल निकासी पद्धति का अर्थ है कि हम जो है घरों में अगर हमें पानी, घर हम धोते हैं या किसी कारणवश घर में पानी आ जाता है, उसको निकालने की पद्धति कैसी थी, निकालते कैसे थे। तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसा ही है कि दुर्ग की बात करें हम तो दुर्ग में घर के अंदर से जल निकालने की खास व्यवस्था थी ताकि घर से गंदा पानी आसानी से निकल जाए। घर से पानी निकालने के लिए उन्होंने छोटे छोटे नालियों को बनाया था, तथा वह छोटी छोटी नालियाँ बड़े नालियों से मिली होती थी। यहाँ की सड़कों की बात, जो नालियाँ होती थी पहले ये छोटे छोटे नालियाँ बनाते थे, छोटी छोटी नालियाँ बना दी उन्होंने, फिर एक जो है बड़े नालियों से मिल जाते थे, और जो पानी धीरे 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 वो है बड़े नाली में मिल जाता था। तो ये एक थी उनकी। और यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को क्या है समकोण पर काटती थी, ग्रिड पद्धति पर। तो सड़कों के बारे में बात कर लेते हैं हम। इनकी सड़कों की बात करें तो वह ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाई गई थी। आज भी देखेंगे आप तो सड़कें वैसी बनी है जैसे हड़प्पा सभ्यता में थी। वह छोटी छोटी सड़कें मिलकर बड़ी सड़कों से मिली होती थी, तथा यहाँ की नालियों की भी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था। तो सिर्फ इसमें जो आया आपका जल निकासी पद्धति में, एक आया आपका नाली और दूसरा आया सड़कें। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नालियों के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे आप, और सड़कों के बारे में। नालियों की साफ़ सफाई भी होती थी, आज भी देखते होंगे आप साफ़ सफाई होती है। तो उस समय भी क्या है कि नालियों को ढक कर रखा जाता था, और जब साफ़ सफाई करनी पड़ती होगी नाली की तो उस पत्थरों को जो ऊपर से जो रखते थे सामान कुछ, तो उसको हटा देते थे। तीसरा पॉइंट है इसका स्नानागार। तो दुर्ग व मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में स्नानागार मिले हैं। इन सभी स्नानगारों को देखकर लगता है कि ये धार्मिक अनुष्ठान व धार्मिक त्यौहार होने पर इन स्नानगारों का प्रयोग किया जाता होगा। स्नानगार मिले हैं, बड़ी संख्या में मिले हैं दुर्ग और मोहनजोदड़ो दोनों से। तो क्या सोचते हैं इतिहासकार, सोचते हैं कि ये जो स्नानागार थे वह क्या पता धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक त्यौहार पर इन स्नानागारों का प्रयोग किया जाता होगा। इन स्नानागार को बनाने के लिए कच्ची पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। स्नानागार के तल, यानी एक स्नानागार होगा, ये मान लीजिए स्नानागार है, और इसका जो तल होता था सबसे नीचे का, तो क्या था इसका तल में पक्की ईंटें बिछाई जाती थी ताकि क्या है नहाते वक्त जो है मिट्टी वो ऊपर ना उठे और पानी गंदा ना हो। तथा इन स्नानगारों में पानी की ऐसी व्यवस्था थी कि एक तरफ से पानी अंदर आए और दूसरी तरफ से पानी बाहर निकल जाए। तो आप देख सकते हैं स्नानागार है ये, मान लीजिए स्नानागार है ये, तो 2 दरवाजे होते थे इसके, दो तरह के होते थे, जिसमें क्या है कि एक अंदर जाता था पानी, दूसरी जगह से बाहर निकलता था, ताकि क्या है पानी एक जगह जमे ना। और स्नानागार के अगल बगल जो है कक्ष भी बने होते थे,
वह आदमियों व औरतों के लिए अलग अलग कक्ष होते थे। शायद वहाँ पर क्या होता हो, कपड़े बदलने के लिए जो है स्त्री व औरत आदमियों के लिए निवास स्थान हो, मतलब जहाँ वह कपड़े बदल सके। तो ये था बस स्नानागार का। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अन्नागार व भव्य इमारतों का मिलना। तो हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग में जो है बड़े बड़े अन्नागार यानी जो है गोदाम मिले हैं, माल गोदाम जिन्हें आप कह सकते हैं, तथा भव्य इमारतें भी पाए गए। इन्हें देखकर अनुमान लगाया जाता है कि अन्नागार इसलिए बनाए गए थे ताकि जो है कोई ऐसी स्थिति आ जाए, यानी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति में काम आ सके अन्नागार। और वह भव्य इमारतें को देखने से लगता है कि यहाँ सार्वजनिक कार्यों में जो है ये काम आता होगा। सार्वजनिक कार्य जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो उसमें ये क्या है कि ये जो भव्य इमारतें हैं उनका काम होता होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इतना ही था आपका दुर्ग। निचले शहर की बात करें तो निचले शहर में पहला पॉइंट है सामान्य लोगों का निवास। तो निचला शहर ऐसा माना जाता है कि इसमें क्या है, सामान्य लोग रहते थे, यानी निम्न वर्ग के लोगों का निवास था। निचले शहर में श्रमिक वर्ग रहते थे जो व्यापार मोहरों व बाटों की सहायता से काम किया करते थे। दुर्ग के मुकाबले निचला शहर जो था वो कम समृद्ध था। यहाँ के घर भी काफ़ी एक समान बनाए जाते थे। यहाँ पर घरों को बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था तथा ये सड़कें, यहाँ की सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाई गई थी। यहाँ के घरों की किलेबंदी नहीं की जाती थी, और जो दुर्ग है वहाँ के घरों की किलेबंदी की जाती थी। निचले शहर में दुर्ग के मुकाबले अच्छी सुविधाएं नहीं थी। ये सब देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि दुर्ग में अमीर वर्ग व निचले शहर में गरीब वर्ग रहा करता होगा। तो इसमें क्या है, सामान्य लोग रहते थे निचले शहर में, और व्यापारी श्रमिक वर्ग रहा करते थे। और जो है ये दुर्ग के मुकाबले जो है काफ़ी समृद्ध नहीं थे, गरीब वर्ग के थे, ऐसा मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसी का, व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों में व्यापार का महत्व बहुत अधिक था तथा ये अपनी सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों में व्यापार का महत्व जो है बहुत अधिक था तथा हड़प्पा के लोग पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। लेकिन इनको जो है वस्तुएं बनाने के लिए कच्चा माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं था। क्या है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, मैं निचले शहर की बात कर रहा हूँ, तो ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। व्यापार, इनका जो व्यापार का था महत्व जो था बहुत अधिक था। और ये हड़प्पा सभ्यता के लोग किस किस चीज़ का व्यापार करते थे, पत्थर का, धातु का, हड्डी का आदि सबका जो है व्यापार किया करते थे। लेकिन ये जो वस्तुएं बनानी होती थी उनके लिए इनको कच्चा माल नहीं मिलता था, कच्चा माल नहीं मिलता था। तो क्या है, वह नगरों में इनके नगरों में उपलब्ध नहीं था। तो ये लोग क्या है, अपने बने हुए माल को अनाज हो गया आपका, तो बैलगाड़ियों की सहायता से ये दूसरे स्थान या नगरों पर ले जाते थे और उसके बदले में क्या है, वे धातु ले आते थे। ये लोग मोहरों का इस्तेमाल व्यापार करने में करते थे। अगर इनको कोई वस्तु बेचनी होती थी तो वह कैसे बेचते थे, देखते। अगर इनको कोई वस्तु बेचनी होती थी तो वह क्या करते थे, बोरे के ऊपर जो मुंह होता है उसको एक मिट्टी का लेप लगाते थे और बांध देते थे उनको। बाद में जब वह सूख जाता था तो उस पर क्या अपनी एक मोहर लगाते थे, और अगर कोई उसे छेड़ता था, यानी कोई उससे छेड़छाड़ करता तो मिट्टी टूट जाती थी, तो जिससे पता चल जाता था कि इससे जो है छेड़छाड़ हुई है इसे। और जो सभी व्यापारी थे उनके पास अपनी अपनी एक मोहर होती थी, एक पहचान होती थी। तो ये था इसके व्यापार के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहीं तक थी आज की ये वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये फर्स्ट पार्ट था, ये आपका चैप्टर 3 ये हड़प्पा सभ्यता। सिर्फ इसमें जो है नगर नियोजन पद्धति के बारे में मैंने बात करी है, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ऐसे ही जो जो क्वेश्चन आते हैं उसका मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और ये करीब करीब 7 पेज तक गया है शायद। तो आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लिख सके, मैंने ऐसे ही लिखा है ताकि लिख सके आप ज़्यादा से ज़्यादा। और जो आपके एग्ज़ाम देंगे आप जब, उसके पेज जो है छोटे होंगे इसके मुकाबले, जिसमें मैंने लिखा है इसके मुकाबले छोटे पेज होंगे आपके, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।